आज का मुद्दा है कि कोरोना की लड़ाई अब सीधे सीधे जनता के हाथ में आ गई है। ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया है। देश में बिना पास के कहीं भी आने जाने की छूट मिल गई है। दुकानें और दफ्तर खुल गए हैं। सड़कों पर सुबह से ही भारी ट्रैफिक नजर आने लगा है। ये 6 तस्वीरें जरा देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई की सड़कों पर सुबह से ही ट्रैफिक नजर आ रहा है। आज गंगा दशहरा के दिन प्रयागराज में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर खुल गया है। दिल्ली की सब्जी मंडी में भीड़ नजर आ रही है। अहमदाबाद में सिटी बस शुरू हो गई है। हावड़ा में रेलवे स्टेशन पर सुबह से यात्रियों की गहमागहमी शुरू हो गई है। चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से डीएनडी से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं। और इसी बीच आपको बता दें 2 मेहमान भी जुड़ेंगे। बीजेपी से शिवम छाबड़ा और कांग्रेस से अतुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले जावेद का रुख कर लूंगी। जावेद, जरा आप बताइए, क्योंकि आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। वो फिलहाल नहीं खोला गया, लेकिन लोगों को जानकारी ये थी कि अब आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो वहां जो लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जाम के क्या हालात हैं? देखिए, कल जो एमएचए की गाइडलाइंस आई थी उसके मुताबिक स्टेट के भीतर और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जा सकते हैं, लेकिन डीएनडी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ स्थिति ये है कि अभी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, उसको ये आदेश नहीं आए हैं कि जो दिल्ली से नोएडा लोग आ रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा, यानी कि यथास्थिति पहले की। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे डीएनडी पर कितना ट्रैफिक जैम है। यहाँ 2 लेन ये चल रही हैं, धीमी गति से वाहन निकल रहे हैं। नोएडा में सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाज़त है जिनके पास पासेस हैं, यानी कि पहले की तरह जो नियम था नोएडा में दाखिल होने का वो यहाँ पर चल रहा है। लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कितनी देर से फंसे हुए हैं? बहुत देर हो गया, 10 मिनट से हम यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में। ये बताइए, आपके पास पास है? मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है तो हमको तो जा सकते हैं, डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर है तो देखिए, कह रहे हैं ये एसेंशियल सर्विस में है इसलिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग देखेंगे कई ऐसे बाइक सवार भी हमें नजर आए जो नोएडा से दिल्ली जाना चाहते, लेकिन इस डर से वो दिल्ली नहीं गए कि शाम में कभी उनको ना लौटने दिया जाए। यहाँ पर देखिए बाइक सवार भी हमें नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ये स्थिति है यहाँ पर। सर, आप क्या स्थिति है, कितनी देर से फंसे हुए? 15 मिनट हो गए भाई। आपके पास पास है जाने के लिए? हाँ जी, पास है मेरे पास। देखिए, इनके पास पास है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि कल जो एमएचए की गाइडलाइन आई थी उनको लग रहा था कि अब जाने दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ वापस पे लौटा जानकारी दिया। लोगों तक नहीं थी। चलिए जल्दी से दिवाकर का भी रुख कर लेते हैं। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर वो मौजूद हैं। दिवाकर, वहां स्थिति क्या है? देखिए अर्पिता, आज से ट्रेनें शुरू हुई हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बड़ी चीज़ डरावनी लग रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स पर हूं और आपको अंदर की तस्वीरें ले चल के दिखाता हूं कि आखिर अंदर क्या स्थिति है, जहां पे ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यहाँ पर देखिए भीड़ लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, और अभी भी देखिए जो काउंटर है जहाँ पे लोग इंक्वायरी करने के लिए पहुंचे हैं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग जरा भी नहीं है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। कैमरे की नजर पड़ी तो आरपीएफ के जवान उनके सोशल डिस्टेंसिंग कराने लगे। ये तस्वीर है जिसे पालन करना है। आप ट्रेनें शुरू हुई अच्छी बात है, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग तो कराइए। सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे कराइए। यहाँ से 60 ट्रेनें जानी है आज। पहली ट्रेन 12 बजे के आसपास जो है वो निकलेगी यहाँ से अमृतसर के लिए, और उसके बाद जो है 6 ट्रेनें और हैं। तो यहाँ पे भीड़ लगनी लाजमी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत जरूरी है अर्पिता। और यहाँ पे देखिए कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का नजर आपको नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं वहां रेलवे स्टेशन के बाहर। दिवाकर, मैं आऊंगी आपके पास। जरा अब हम एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर प्रयागराज और बक्सर की ये हैं। ये 2 तस्वीरें जरा गौर से देखिए, जिनमें गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर आज के मुद्दे से सीधी जुड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है और अब खुद आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, यानी लोगों को जागरूक होना है। सवाल इस बीच ये कि क्या लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि 2 तस्वीरें ये डर पैदा कर रहे हैं कि अगर ऐसी ही तस्वीरें और सामने आई तो कोरोना काल में हम इस जंग से कैसे जीत पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त शिवम छाबड़ा भी जुड़ चुके हैं। शिवम जी, बड़ा सवाल है। छूट तो दे दिया गया, अनलॉक 1 नाम तो दे दिया गया, लेकिन क्या अब ये माना जाए कि कोरोना की लड़ाई सीधे सीधे अब जनता के हाथ में आ गई है?
नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई मुझे लगता है कुछ संदेह किसी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए कि किसी प्रकार का भी कोई कंट्रोल जो है जनता के हाथ में है। सरकार ने बहुत गंभीरतापूर्वक निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि जनता इस बात को समझे कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, कितनी अहम है। वो इस बात को समझे कि हाथ धोना कितना आवश्यक है और कहीं ना कहीं किसी प्रकार का भी कोई जमघट कहीं ना जमा हो, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। इसी बात पे मुझे लगता है ये अनलॉक 1 जो आप कह सकते हैं आज खोला गया है, तो यही मकसद है। और कहीं किसी प्रकार की हम पूरी तरह से कानून व्यवस्था को देख रहे हैं आप, क्योंकि प्रयागराज की तस्वीरें देखी हैं आपने, ऐसा लग रहा है कि संगम का कहीं मेला लगा है, इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर हैं। देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और इसकी पूरी चिंता उनको करनी चाहिए। जैसे कि आपने आपके चैनल के माध्यम से ये अभी बताया गया है, मुझे लगता है, मुझे इसका विश्वास है कि डीएम और एसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करेंगे और इसको इंश्योर करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन शिवम जी, जब लापरवाही हो जाए और उसके बाद उस पर सुधार किया जाए, आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर पहले लापरवाही हो जाए और सुधार की गुंजाइश बचती है? नहीं, मैंने कहा जब चीजें सामने आती हैं तभी उसका निर्णय किया जा सकता है। नहीं, मतलब यही सवाल है ना कि पहले से जागरूक नहीं रहे। ठीक है अतुल जी, ये स्थितियां जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे वक्त पर थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई छूट के मामले में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा महाराष्ट्र ने थोड़ा सा परिवर्तन महाराष्ट्र में किया है और उसमें धार्मिक स्थलों को जो है वो अभी भी बैन रखा है। धार्मिक स्थलों में भीड़ इकट्ठा होना, अपना धार्मिक इसकी जो प्रक्रिया जो है, पहले कौन नहाएगा, पहला पुण्य किसको मिलेगा, ये सारी चीजें जो है इसको मद्देनजर रखते हुए उसको अभी तो भी बंद ही रखना चाहिए था। जहां तक अभी सारी देश की स्थितियां आप दिखा रहे हैं, वो स्थितियों में ये बात तो तय है कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद लोगों ने जो जितने तरह से चीजों को आत्मसात करना चाहिए। मैं रोक रही हूँ आपको, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि पिछले 3 दिनों से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही है। भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की एक और नापाक कोशिश की है और सेना के इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। एलओसी पर मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। सेना ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। संदीप बोल जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से ये इस बात की खबर थी कि एलओसी पे लगातार जो है घुसपैठ की कोशिशें तेज हो रही हैं और वहां जितने भी लॉन्च पैड्स हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, और ऐसे में भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से अलर्ट थी। और जैसी ही उनकी खबर मिली, चूंकि 28 तारीख से जो है ये ऑपरेशन जारी था और जब आतंकी अंदर घुसपैठ करते हैं वो पूरा इलाका जो है वो जंगल वाला इलाका है, तो ऐसे में वहां पे थोड़ा सा समय लगता है सर्च ऑपरेशन और उसके बाद एस्टैब्लिश हुआ और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये तीनों के तीनों जो है पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकी है और इनके पास भारी मात्रा में जो है गोला बारूद और हथियार इनके पास से मिले हैं और अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इस ग्रुप के साथ कोई दूसरा ग्रुप भी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो अभी ऑपरेशन जारी है और ये पूरे एलओसी पर भारतीय सेना इतनी ज्यादा मुस्तैद है क्योंकि लगातार इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है पीओके में बैठ के अपने जो लॉन्च पैड्स हैं वहां से जो आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब गर्मियां आ चुकी है, सर्दियां खत्म हो गई है और अब कोशिश में लगेगी किस तरीके से ज्यादा आतंकियों को अंदर घुसपैठ कराई जा सके और सुरक्षा बलों पे जो है निशाना बनाया जा सके। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये भी चुनौती है कि सेना जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, देश की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोरोना से किस तरीके से देश लड़ेगा, क्योंकि अनलॉक 1 की घोषणा हुई है, काफी चीजों में रियायत मिली है और किस तरीके से आज उसकी स्थिति और तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। शिवम जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। शिवम जी, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, जो अनलॉक 1 की बात हुई है, क्या अनलॉक 1 में बहुत ज्यादा चीजें अचानक से खोल दी गई? जैसा अतुल जी कह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें खुलती, धार्मिक स्थल हैं उन पे थोड़ी सी अभी रोक लगाई जा सकती थी, कुछ दिन बाद खोल दिया जाता। देखिए, एक बात अगर आप पिछले 2 महीने का आकलन करेंगे तो मुझे लगता है लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 तक की जो स्थिति आई है, लगातार हमने प्रयास किया है कि देश के अंदर में सारी चीजें सुदृढ़ भी रहे, एसेंशियल कमोडिटीज का किसी प्रकार का कोई
फर्क भी ना पड़े और स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए लॉकडाउन को लेकर के आया गया था, ताकि मार्केट्स ओपन ना हो पाए, धार्मिक प्लेसेस बंद रही हैं, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। हमको ये बात समझनी होगी कि देश की इकोनॉमी भी चल रही है, लगातार पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर था, हमने इस काम को खोलने का काम किया, पर फेज आउट तरीके से खोलने का काम किया है। हम आज भी लगातार पब्लिक अवेयरनेस में इसी बात को लेके जा रहे हैं कि आप कल्पना करिए कि साहब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें अपने। ठीक है शिवम जी, बहुत जगहों पर तो ऐसा हो रहा है जहां सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जरा तस्वीर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्री जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके खास इंतजाम किए गए हैं, अभी व्यवस्था कर दी गई है। लोग वहां पहुंचते हैं, क्या उसको पालन उसका करते हैं, ये देखना होगा। मुंबई से असम के लिए निकले ये कुछ प्रवासी मजदूर हैं जो कोलकाता पहुंचे हैं और आगे का रास्ता तलाश रहे हैं। कहाँ जाना है? गुवाहाटी जाना है मैडम। क्या हुआ था ऐसे, जैसे हम लोग महाराष्ट्र से जैसे निकला तो हम लोग को बोला था स्टेट बाय स्टेट छोड़ेंगे, तो हम लोग महाराष्ट्र से हम लोग को एमपी तक हम लोग को सुरक्षित पहुंचाया। सुरक्षित पहुंचाने से एमपी से फिर हम लोग को इधर अहमदाबाद तक छोड़ा। बाद में मतलब क्या, हम लोग उधर जाने के बाद में प्रशासन का बात पहुंचा, पुलिस चौकी में पहुंचा। जाने के बाद में हम लोग को पुलिस चौकी बोला तुम लोग जैसे आया ऐसे जाइए, हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है। हम लोग 50 आदमी है सर, 50 आदमी से ऐसा कंडीशन हो गया, ना खाने पीने के लिए कुछ हुआ था, रात भर उधर ही था, बहुत बारिश हो रही थी, सब लोग भीग गया, पूरा कंडीशन बहुत ख़राब था। फिर क्या हो गया, फिर हम लोग गाँव में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में गाँव में सबका घर का ज़मीन का कागज़ दूसरा का पास रखा, 1,000 रुपया सब लोग लेके आए हैं। आने के बाद में हम लोग एक बस किराया किया, हम लोग अभी इधर तक पहुंचा। अभी मतलब क्या, इधर से हम लोग के लिए कम से कम गांव जाने के लिए तो कुछ तो बंदोबस्त करके देंगे, तो सरकार गवर्नमेंट कोई भी हो हम लोग के लिए बहुत सुरक्षित होगा, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, बहुत कंडीशन ख़राब है। 2 दिन से खाना वाना कुछ नहीं, अभी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ऐसा कंडीशन हो गया। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से असम जाने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। वहीं जरा गुजरात की तस्वीर भी देख लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बस और रेल सेवाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका प्रशासन ने खास इंतजाम किया है। गुजरात में भी अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है। सरकार की ओर से लोगों को काफ़ी बड़े रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर भी आज 100% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे। सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में नजर आएंगे। जहां तक सरकारी परिवहन का सवाल है तो अहमदाबाद में कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर थे जब परिवहन शुरू किया गया, लेकिन आज अहमदाबाद के कई इलाकों में भी लोकल जो बसेज हैं AMTS वो भी आज चलेगी। तो एक नॉर्मलसी दिखाने की और सरकार की ओर से कोशिश है। जहाँ तक रेल यातायात का सवाल है, 17 पैसेंजर ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें से 10 ट्रेनें अहमदाबाद से चलेगी, जबकि 7 ट्रेनें जो बाकी के राज्यों से गुजरात में होकर और राज्यों में जाएगी। मैं आपको अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप दिखाऊंगा कि ये देखिए किस तरीके से तैयारियाँ हो चुकी हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है उसको लेकर भी काफ़ी तैयारियाँ हो चुकी हैं। जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप देखेंगे तो इस तरीके की जो गोले बनाए गए हैं, जिस गोलों के में चलकर ही उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं वो इसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये इस तरीके से गोले हर जगह पर बनाए गए हैं। तो जैसे जिसका क्रम आएगा उसके मुताबिक ही लोगों को आगे बढ़ना है। तो और दोपहर बाद अहमदाबाद से भी ट्रेनें चलनी है, जबकि कुछ ट्रेनें हैं वो देर रात तक अहमदाबाद होकर बाकी राज्यों में जाएगी। वहीं बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूरों ने जोरदार हंगामा कर दिया। बताया गया कि ये प्रवासी मजदूर चेन्नई और दिल्ली से वहां पहुंचे थे, लेकिन पीने का पानी उनको नहीं मिला, खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिला। इस बात से ये नाराज होकर हंगामा करने लगे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चेन्नई से मुजफ्फरपुर से आए, मुजफ्फरपुर से फिर यहाँ बोला यहाँ से बस मिल जाएगा। यहाँ से रात से बाहर निकले हुए, रात से यहाँ बैठे हुए, नाश्ता नहीं करने के लिए, ना बाहर जाने देता, ना कोई चीज़ का इंतजाम कर रहा है, कोई चीज़ का इधर इंतजाम ही नहीं। और हम लोग रात से भूखे प्यासे हैं, बोलते खा नाश्ता भी करेंगे तो बोलता बाहर जाने के लिए नहीं देगा, नहीं कोई नाश्ता। ऐसे कैसे चलेगा सर? और इसी बीच हमारे साथ पटना से चंद्रमोहन हमारे सहयोगी और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से अमित सिंह जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, देख रहे हैं वहाँ प्रवासी मजदूर जो है बेहद परेशान है, खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है उनको। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टेशनों पर। और ये जो अभी तस्वीर
जो आपने दिखाया है इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि समस्तीपुर में कुछ मजदूर पहुंचे थे जिनको खाने पीने के सामान नहीं मिले, जिसके बाद उन लोगों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको पटना के हड़ताली मोड़ की दिखाना चाहेंगे, जहां जनजीवन बिल्कुल सामान्य तौर पर दिखने लगा है। आज से पटना में और ख़ास तौर पर अगर बिहार की बात करें तो जो भारत सरकार का गाइडलाइन है वही पालन किया जा रहा है। और पटना में आज से सभी दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। तो वहीं जो सरकारी दफ्तर है वो भी 100% लोग वहां पर पहुंचेंगे। प्राइवेट दफ्तर खुल चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है। तो अब जनजीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। लेकिन लोगों को खास तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जो लोग भी घर से निकलेंगे वो मास्क के साथ घर से निकलेंगे और जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन का पालन करना है। जो भी इसका उल्लंघन करेंगे और उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है शिवम जी, ऐसे हालातों में जब हम ये लॉकडाउन हुआ और कई लोगों का ये कहना था कि ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा जागरूक हो जाए कोरोना को लेकर, चीज़ों को समझने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। लेकिन आज जब इतने दिन के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें तो कम ही दिख रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाए बिना निकल जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये बेसिकली सोशल अवेयरनेस का इशू है और मुझे लगता है सरकार अपनी तरफ से तो पूरा इस बात का प्रयास करती ही है कि साहब हर व्यक्ति तक इस बात की जानकारी पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, मास्क की आवश्यकता है, सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों को लेकर के। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये इंश्योर करना कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और इन सब जो मापदंडों का हमने कहा कि चेक पॉइंट है इसको पूरा करने की जिम्मेदारी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी होती है। तो प्रदेश की सरकारें अपने अपने माध्यम से, अपनी पुलिस के सहयोग से, प्रयागराज की तस्वीर देखिए, किसकी सरकार है वहाँ पर, क्यों नहीं बन पाई आप राज्य सरकार की जिम्मेदारी अगर गिना रहे हैं तो। बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ यदि ऐसी तस्वीरें वहाँ से आई हैं तो मुझे इस बात का विश्वास नहीं, तो आप ये मानेंगे, आप कह रहे हैं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो आप ये मान रहे हैं क्या कि यूपी में राज्य सरकार की तरफ से काम अच्छा नहीं हुआ इसलिए इतनी भीड़ दिख गई वहाँ पर? नहीं, अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने ये कहा कि आपने कोई तस्वीर दिखाई, कोई फ्लॉ है, उसको ठीक किया जाएगा, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। आप अपनी बात से पलट गए ना, अभी आपने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए ना। अतुल जी का विषय है, ठीक है अतुल जी, इसमें सरकार का योगदान ये है कि लोकल एडमिशन अच्छा काम करे, इसको सुनिश्चित करने का काम है उनका। ठीक है अतुल जी, तस्वीर दिखाई है उसको रेक्टिफाई किया ठीक है। वो ये कह रहे हैं एक तरफ कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं जब यूपी का सवाल हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि हाँ कदम उठाए जाएंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ है भूल चूक तो उससे आगे सबक लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, ऐसा है कि इनके जो गलतियां हुई है उस पर कितना भी ये पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो वो चुकने वाला नहीं है। सब एक गलती की वजह से सारी गलतियां जो है बार बार होती आ रही है। सबसे पहले गलती ये कि पहला लॉकडाउन जब किया तब 10 दिन का समय मिलता तो ये आज होता नहीं है। आज जो तकलीफ मजदूर, श्रमिक, राष्ट्र निर्माता सहन कर रहे हैं उसकी वजह वो भी है। लेकिन अगर ये ऐसा कह रहे होंगे कि क्लियर कीजिए, आपने ये कहा कि पहले से बता देना चाहिए लॉकडाउन करने से पहले, 10 दिन पहले से लोगों को जानकारी होती कि लॉकडाउन खोल दीजिए, क्या आप ये कह रहे हैं? लोग जी तो भी राजनीति करने लग गए। नहीं अर्पिता जी पहला लॉकडाउन जब किया, गलती कहां से हुई है? पहला लॉकडाउन जब हुआ उसी लॉकडाउन के समय हमारे पास सारा डेटा था 1918 के स्पेनिश फ्लू का, और क्या हो सकता है वो था, उसकी मदद लेके सारे लोगों से चर्चा करके अगर 10 दिन का समय देते तो मजदूर जो है अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते थे। और ये सारी तकलीफें आप दोनों को रोक रही हूँ। आज से शुरू होने वाले 200 स्पेशल ट्रेनों से सफर के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए गए हैं। जून से भारतीय रेल की 200 स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। ये ट्रेनें आम मुसाफिरों के लिए होंगी, आम लोग जिनमें स्लीपर क्लास हो या चेयर कार हो या एसी क्लास हो, किसी भी क्लास का टिकट बुक करा के यात्रा कर सकते हैं। ख़ास बात यह कि हर एक ट्रेन में केवल रिजर्व टिकट ही इशू किए जा रहे हैं। पहले दिन के सफ़र के लिए करीब 1.5 लाख लोगों ने रिजर्वेशन कराया है। नई दिल्ली स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर बड़ी तैयारी की गई है। हर एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के गोल सर्कल बना दिए गए हैं ताकि जो लोग आएँ यहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े रहें। इसके साथ ही हर एक मुसाफिर से अपील की गई है कि वो कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुँचे ताकि हर किसी की थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। जो 200 ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों में RAC टिकट धारियों को सफ़र करने दिया जाएगा, ट्रैवल करने दिया जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले को ट्रेन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी।
इसी बीच दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ है। अमित, हरियाणा ने हालांकि अपनी सीमाएं खोल दी है, लेकिन आज वहां स्थिति क्या है? लोगों को दिक्कत नहीं हो रही आने जाने में? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की। और ये आलम जो है, जितने भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, हर जगह इसी तरीके का आलम है। हर जगह जो सीमाएं हैं वो खोल दी गई है। देखिए हल्का जाम लगा हुआ है, आपको तस्वीरों में दिखेगा कि यहाँ पर हल्का जाम है। जाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पुलिस के जो जवान हैं वो बैरिकेडिंग पे मौजूद हैं और कुछ गाड़ियों से वो जरूर बात कर रहे हैं कि हाँ कहाँ जाना है। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ के पास नहीं चेक किया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। टू व्हीलर्स के लिए एक अलग से लेन बनाया गया है, थोड़ी सी बैरिकेडिंग यहाँ पर खोली गई है। और बाकी जो दो लेन है आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन दो लेन से गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है। और इस वजह से मैं एक बार आपको क्या पूरा यहाँ का जाम दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कैमरे की लेंस पूरे जाम को दिखा रही है। यहाँ पर पूरा कैमरा दिखा रहा है कितना जाम लगा हुआ। हल्का जाम है यहाँ पर फिलहाल आज, क्योंकि जो जवान यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तस्वीरों में देखिए, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है आपको, किस वजह से जाना है। और जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। और अब से थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर थी, यहाँ पर कोई पूछ भी नहीं रहा था हरियाणा पुलिस के जवान, लेकिन अब देखिए नज़ारे बदल गए हैं। यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं। जरा मुझे ये बताइए, देखिए दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं और इसी का हवाला देकर हरियाणा और यूपी दोनों की तरफ से कहा गया कि केसेस उनके राज्यों में ना पहुंचे, इसलिए हम सख्ती दिखा रहे हैं, बॉर्डर को सील किया हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हरियाणा ने अपनी सीमाएं को खोल दिया लेकिन यूपी ने नहीं खोला? देखिए कुछ निर्णय प्रदेश की सरकारें अपने एंड पर ले रही हैं, उनको इस बात का पूर्ण अधिकार है और निर्णय ले रही है ताकि उनके स्टेट के अंदर में, उनकी बाउंड्रीज के अंदर में केसेस ना बढ़े। वो स्वतंत्र लेने के लिए उनके प्रेरोगेटिव है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकारों के प्रवक्ता शायद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात की जानकारी दे पाएंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। पर हम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम केंद्र सरकार की बात करें तो हम जनरल डायरेक्टिव इशू हम करते हैं एनडीएमए के माध्यम से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनरल डायरेक्टिव इशू करती है। अतुल जी, लग रहा है आपकी बात से सहमत हैं। अतुल जी, की जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो निर्णय करती है। ठीक है, तो उनका निर्णय है। उनको लगता है कि अगर बढ़ रहे हैं ठीक है शिवम जी, अतुल जी, और अगर उनको लगता है कि अलाउ करना चाहिए अलाउ कर। जिस तरह से इन्होंने 24 तारीख तक स्टेट की परमिशन लेना शुरू किया था, 24 तारीख को ऐसा एक निर्णय है कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ से जाएंगे फर्स्ट एंड से, सेकंड एंड में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड एंड में उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस तरह का ऑर्डर केंद्र सरकार ने निकाला था। ये गलतियों पे गलतियां और गलतियों का अंबार लगाने का जो काम केंद्र सरकार ने किया है, उसका खामियाजा जो है सारे लोग भुगत रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने रात को 3:30 बजे रेलवे मंत्रालय से ट्रेन का टाइम टेबल आता है। मैं पूरी जानकारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ आपको, मैं प्रमाण देता हूँ आपको। अरे आपका ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। वो प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, देश के रेलवे मंत्री झूठ बोलते हैं, वो लोग आपके प्रवक्ता आकर भी झूठ बोलते हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? समझ नहीं आता लोग किस तरह से झूठ रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी कुछ ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर तरीके से जो व्यूअर्स है वो सुन पाएंगे दोनों लोगों की बात। नहीं, इसलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। राजस्थान की भी जरा तस्वीर देख लेते हैं। राजस्थान के जयपुर में अनलॉक 1 के तहत मिली छूट के बाद कई ऐतिहासिक इमारतों को खोल दिया गया है। 71 दिन से बंद जयपुर का परकोटा यानी वॉल सिटी फिर खुल गई है और यही जयपुर की सबसे बड़ी पहचान है। अभी आप तस्वीरों में देखिए कि अभी शॉप्स ओपन हुई है, लोग साफ सफाई कर रहे हैं और इसके साथ में सुरक्षा से अभी भी समझौता नहीं है। ये देखिए कि ये हवा महल के सामने की तस्वीर है। जयपुर का खूबसूरत हवा महल दुनिया भर में मशहूर है और इसी से जयपुर की गुलाबी पहचान है और विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। इस विश्व धरोहर का बाज़ार अब खुला 71 दिन बाद में, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था। क्या भाई साहब बताएं कितने दिन बाद में खुले हैं आपने? हाँ, 71 दिन बाद खुला है। 71 दिन जी 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 जी। क्या लगता है आपको कि आज हवा महल भी खुल गया? टूरिस्ट कैसे आएंगे? है लगता है टूरिस्ट धीरे धीरे जैसे मार्केट खुलेगा टूरिस्ट तो साथ आएगा ही। आप रोज़ खोलेंगे शॉप? हाँ, रोज़ खोलेंगे। बाज़ार खुला है, अभी भी 28 पॉजिटिव है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा एहतियात बरतना ज़रूरी है। लेकिन जयपुर का हार्ट कहा जाता है वॉल सिटी परकोटा, इसलिए अब इसे ओपन कर दिया गया। यहाँ पूरे वॉल सिटी के अंदर 25,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं। इसी बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से जान लेते हैं वहाँ का हाल। दीपक, क्या स्थिति है वहाँ पे?
देखिए अर्पिता, मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आज दिल्ली से आने वाले वाहनों की चेकिंग गाजियाबाद पुलिस कर रही है और इसी पॉइंट पर लगातार पिछले कई दिनों से लगातार चेकिंग हो रही थी। हालांकि एक दिन पहले ही गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि जो दिल्ली से आने वाले वाहन होंगे उनको चेकिंग करके ही, या जैसे पास देखा जाता है उसके बाद ही एंट्री की जाएगी। और यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सुबह से जो गाजियाबाद पुलिस से एक बार उन्होंने हल्का सा वाहनों को जाने जरूर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर चेकिंग लगातार सख्ती से की जा रही है और जो पास लेकर नहीं जा रहे हैं उनको यहाँ से लौटाया जा रहा है। अमूमन गाजियाबाद पुलिस जो है ये कवायद इसलिए कर रही है क्योंकि गाजियाबाद में लगातार पॉजिटिव केस बढ़े हैं और जिसको लेकर एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी बीच चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, चंडीगढ़ में क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, मैं इस वक्त चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक मौजूद हूं, लेकिन हूं पंजाब की सीमा में। पंजाब में क्या हालात हैं वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर आगे चंडीगढ़ का बॉर्डर है और पंजाब से आप देखिए पूरी तादाद में लोग जा रहे हैं। सब कुछ ओपन है, किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही। नहीं तो इसी पुलिस नाके पर लगातार पास चेक किए जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस बैरिकेड्स हैं आप देखिए साइड में लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर ये पंजाब के मोहाली का जीरकपुर इलाका है जहाँ पर कई बड़े शोरूम हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन फ़िलहाल जो शोरूम्स हैं वो तो खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी शॉपिंग मॉल्स हैं, बार्स हैं और अन्य जो जगह हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, उनको अभी नहीं खोला गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि 8 जून को जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस आएंगे उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। और साथ ही जो रेस्टोरेंट्स हैं पंजाब में उनमें सिर्फ अभी फ़िलहाल होम डिलीवरी की परमिशन दी गई है और अभी केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन आने हैं 8 जून को, उसका इंतजार किया जा रहा है। धार्मिक स्थल भी पंजाब में बंद रखे गए हैं। तो जो केंद्र सरकार, ठीक है मोहित, मैं आऊंगी। शिवम जी हमारे साथ है। शिवम जी, जरा मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि जो हम 24 घंटे के आंकड़े देख रहे हैं हर रोज, अभी पिछले बार तक ऐसा था कि एक दिन में अगर बढ़ते थे तो दूसरे दिन कुछ कम भी हो जाते थे, फिर तीसरे दिन अगर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा लोग परेशान नहीं थे सोच कर। लेकिन अगर हम 24 घंटे को आंकड़े को देखें तो 8,390 24 घंटे में आंकड़े आए हैं और मौत का रेट, मतलब मौत भी ज्यादा हुई है। ये किस दिशा में दिखा रही है ऐसे वक्त पर जहां हमने अनलॉक 1 की घोषणा कर दी है और दूसरी तरफ ये आंकड़े भी बढ़ रहे हैं? देश क्या समझे? ये समस्या विकट है, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के मन में भी। ये बीमारी का अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई निदान नहीं है, कोई उसकी अभी तक कोई हम कहें एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो अभी हम जो समझ सकते हैं, जो पूरा विश्व बेसिकली इस बीमारी से, जो इस पैंडेमिक से झेल रहा है, उस दौरान केवल सोशल डिस्टेंसिंग और जो बाकी जो 2 चीजें हैं, मास्क की और सैनिटाइजर की, इस प्रकार की व्यवस्था से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमको सबको ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि निश्चित रूप से लॉकडाउन बंद हुआ है, लेकिन हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि साहब हम जब हम बाहर जाएं तो हम 2 गज की दूरी भी रखें। यानी देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अब लोगों को भी बहुत हद तक जागरूक होना होगा, समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्हीं के लिए जरूरी है, मास्क लगाना उन्हीं के लिए जरूरी है। ऐसे में जब सरकार थोड़ी रियायत दे रही है तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। इसी अपील के साथ चर्चा को यहीं पे खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे आगे, बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के मिनेसोटा में एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरा अमेरिका विरोध की आग में चल रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विरोध और प्रदर्शन की आज अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के बाहर भी हंगामे और आगजनी की खबरें हैं। हालात बेकाबू होता देख व्हाइट हाउस की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। बीती रात वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पार्क में 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। पुलिस को आना पड़ा, इलाका खाली कराना पड़ा, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हिंसक होती भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए, मगर बाद में भीड़ ने पोस्टर और बैनर को इकट्ठा करके उन्हें आग के हवाले कर दिया। अमेरिका में दरअसल ये जो हिंसा है वो 26 मई के बाद भड़की है। 26 मई को अफ्रीकी मूल के एक नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका के कई राज्यों में हिंसा के हालात बेकाबू हो गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि राजधानी वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। अमेरिका के 15 राज्यों में अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है। अमेरिका में कोरोना की वजह से पहले ही लोग गुस्से में हैं। ऐसे में लोगों का भारी तादाद में बाहर निकलकर प्रदर्शन करने से प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं।
तो 3 तस्वीरें और ये स्थिति बताने के लिए काफी है कि अमेरिका के अलग अलग शहरों में लोग कैसे सड़कों पर उतरकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मिनेसोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां लोग सड़कों पर हैं और विरोध प्रदर्शन अब ये और हिंसक होता जा रहा है। इनको काबू में करने के लिए काफी जद्दोजहद प्रशासन को करना पड़ रहा है। कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरीके से इन लोगों को समझाया जा सके, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। लोग सड़कों पर उतरकर अपने अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले गुरुग्राम प्रशासन ने इसे फिर से सील करने का फैसला किया है। तो आपको बता दें, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर दरअसल फिर से सील हो चुका है। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो आपको रुक जाना होगा, क्योंकि वहां जाम जैसे हालात से आपको दो चार होना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की है गुरुग्राम से, जहां दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। मतलब ये कि आप अब गुरुग्राम की तरफ नहीं जा पाएंगे। दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं, वही केंद्र सरकार की तरफ से आपको बता दें गाइडलाइंस आई, जिसके बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर खोलने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम प्रशासन ने इसे फिर से सील करने का फैसला कर दिया है। यानी अब अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम जाना चाह रहे हैं या गुरुग्राम से दिल्ली आना चाह रहे हैं तो आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी फिर से ये बॉर्डर जो है उसे सील कर दिया गया है। हालांकि केंद्र की तरफ से जब अनलॉक 1 की घोषणा हुई और उसमें कई रियायतों की बात हुई, तो हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि ये बॉर्डर खोल दिया जाएगा, लेकिन अब फिर से सील कर दिया गया है।